आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका एक बार फिर से यंग बाइट्स में। मैं हूं आकिब डार। आज सबसे बड़ा जो मुद्दा है डिलिमिटेशन का मुद्दा है। तो हाल ही में आपको बहुत सारे ऐसे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे आपने गुफ्तगू कराई आपके, और उनकी जो राय है वो भी आपने सुनी होगी। और आज अभी हमारे साथ बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन हैं जम्मू कश्मीर के, तो उनसे हम बात करेंगे, मिस्टर अल्ताफ़ ठाकुर साहब। अल्ताफ़ ठाकुर साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है यंग बाइट्स में। अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि अभी कोविड-19 है, पूरा जम्मू कश्मीर अभी पीएम मोदी के जो कॉल है उस पर पालन हो रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो अभी सियासत चल रही है काफ़ी आफाई चल रही है। अभी डिलिमिटेशन एनसी ने वो रद्द कर दिया है, उनके जो मेंबर्स है पार्लियामेंट मेंबर्स उनको भी रखा गया था उसमें, लेकिन उन्होंने वो रद्द कर दिया। तो उसके हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले मैं डिलिमिटेशन पे बात करूंगा। डिलिमिटेशन 70 साल से ये हमेशा मांग रही है। देखिए, आज से 70 साल पहले जो POG से जो यहाँ रेफ्यूजीज आए हैं, जो एक वाल्मीकि समाज जो जम्मू में सफाई करते हैं, और जो यहाँ से कश्मीरी जो पंडित यहाँ से चले गए हैं, कहीं ना कहीं इनके जो हुकूक है उनकी वायलेशन हो रही है। मैं आपको ये बात बताऊँ कि वाल्मीकि समाज जो जम्मू में सफाई कर्मचारी की जो काम करता है, उनका बेटा उनकी बच्ची को कितना भी पढ़े, लेकिन इस जो समाज ने जो इन पार्टियों ने एक समाज में एक पहले से एक बराबरी जो यहाँ की थी, वो कभी डॉक्टर नहीं बन सकता था, वो कोई टीचर नहीं बन सकता, या वो कोई बड़े सरकारी पोस्ट पे नहीं जा सकता था। मुझे बताइए, आज के दौर में, आज जब हम इंसाफ और इंसानियत की बात करें, आज हम जब साइबर एज चल रहा है, जब आज हम कह रहे हैं कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, आज हम जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, तो आप मुझे बताइए इस दौर में, इस समाज में भी आज इसके लिए कहाँ आप जगह ढूंढते हैं कि एक सुनार का बेटा वो कितना भी पढ़े, एक लोहार का कितना बेटा पढ़े, और उसको सज़ा ऐसे देते हो कि आप सुनार का बेटा सुनार ही रहेगा और लोहार का बेटा लोहार ही रहेगा, वो IPS वो IAS नहीं कर सकता है। ऐसी बहुत सी नाइंसाफियाँ ऐसे हो रही थी। और जब डिलिमिटेशन हुई है, इस डिलिमिटेशन में या डोमिसाइल जो हुआ था, डिलिमिटेशन में आप जम्मू और इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वोट का हक नहीं था। जम्मू और कश्मीर दो खिते हैं, ये बराबर, और इन पार्टियों ने हमेशा इन दो खितों को अलग अलग नज़रिए से देखा, और हमेशा एक नाबराबरी जम्मू खिते को भी एहसास हो रहा था और कश्मीर जोन को भी एहसास हो रहा है। अब जब देखिए, लगभग जो पॉपुलेशन वो इक्वल है, और जम्मू में कितनी सीटें कम है और कश्मीर की कितनी बड़ी, क्योंकि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर, और यही पार्टियां कह रही है कि स्टेट। बिल्कुल, हमने भी ये हमेशा यही मांग की है कि जल्द से जल्द स्टेट का जो दर्जा है वो वापस लाया जाए। और ऑन द फ्लोर होम मिनिस्टर साहब ने इस बात को कहा कि ये आर्जी है। अगर ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर मिला के एक स्टेट बनती है, तो फिर मुझे बताइए जम्मू के साथ कहाँ नाइंसाफ़ी क्यों होगी, कश्मीर के साथ नाइंसाफ़ी? ये दो खिते हैं, दो खिते अलग अलग क्यों हो, क्यों ना इक्वलिटी की बात। अब आज जब सेंट्रल गवर्नमेंट या जो आज इंतजामिया, उन्होंने अगर आप इस इशू को उठाया कि जम्मू और कश्मीर के लोगों में ये कभी नहीं रहना चाहिए कि जम्मू को ज़्यादा मिल रहा है और कश्मीर वाले कह रहे जम्मू को ज़्यादा मिल रहा है, और जम्मू वाले कह रहे कश्मीर को, एक बराबरी इक्वलिटी की बात आज की है। लेकिन अल्ताफ़ साहब, जो जम्मू कश्मीर असेंबली में जो 2026 तक कोई ऐसी डिलिमिटेशन की बात ही नहीं हो पाएगी, लेकिन आज जो हो रहा है कि जम्मू कश्मीर पहले UT में उसको तब्दील किया गया, तो आज डिलिमिटेशन कहाँ से आ गया? इससे पहले असेंबली में जो 2026 तक कोई डिलिमिटेशन का कोई उसमें ये नहीं था। तो इसके हवाले से देखिए, मुझे बताइए, बार बार ये इशू ऐसे इन्होंने उठाया, ये क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही वहीं इन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर असेंबली में इसको अप्रूव कराया था कि 2022 से 24 तक नहीं होगा। अब जब आपका वो कानून ही नहीं रहा, अब जब जम्मू कश्मीर UT है और इसमें अब स्टेट जो सेंटर की लॉज है वो डायरेक्ट अप्लाई होते हैं, तो मुझे बताइए पिछले लॉ को लेके आप क्या करेंगे? ये तो इनको भी मानना चाहिए कि जो पास्ट में ये अभी भी जी रहे हैं, इससे निकल आइए। अब जम्मू कश्मीर एक UT है और यहाँ सेंटर की जो लॉज है वो डायरेक्टली होती है। अब तब क्या चलता था, आज क्या चलता है, ये तो सबको पता है। तब दो कानून यहाँ जम्मू कश्मीर में चलते हैं, और इसी पे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 70 साल से इसी के खिलाफ तो उन्होंने स्ट्रगल की है। हमेशा हमने बात की एक विधान एक प्रधान और एक निशान की। इसीलिए आज जब 370 का खात्मा, नफरत की दीवार गिर गई, आज वो दीवार गिर गई जो हमेशा कश्मीर के अवाम को या जम्मू के अवाम को दोहरी शहरियत याद दिलाता था। आज 35A कहीं नहीं रहा, जो एंटी वुमेन्स लॉ था, एंटी डॉटर्स लॉ था। मुझे बताइए कहाँ का इंसाफ है?
آپ کی بیوی لندن کی ہو, پاکستان کی ہو, ترکی کی ہو, اور واقعی یہاں مالکن بن جاتی تھی, اور یہاں کی جو بیٹی ہے وہ باہر شادی کری اور اس کو آپ یہاں سے بے گھر کرتے تھے, کہاں کا انصاف تھا؟ اب انہی نا انصافیوں کو برابر کرنے کے لیے, اکولٹی کرنے کے لیے, ان کو انصاف دلانے کے لیے سینٹرل گورنمنٹ نے کچھ جو لاز ہے ان کو کالا دم قرار دیا, ان کی جگہ نئے لا اپلائز کیے. مجھے لگتا ہے کہ جموں کشمیر کی ترقی, جموں کشمیر کی ڈیولپمنٹ اور یہاں کے لوگوں کی انصاف, یہاں کے لوگوں کی ایکولٹی کے لیے اور یہاں کے لوگوں کو آگے چلنے کے لیے ہمیں ان جو قانون ہے ایسے پارٹی کو سمجھنا چاہیے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہاں کے لوگوں کی بہبودی کے لیے ہو رہا ہے. یہاں کی جو سب سے بڑی پارٹی NC ہے, نیشنل کانفرنس, ان کے جو MPs ہے انہوں نے منع کیا ہے, جو ممبرز ان کو رکھا گیا تھا اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے میں آپ کی بات کو نکارتا ہوں. 2014 اور جو 2019 میں الیکشن ہوا اس میں سب سے بڑی پارٹی بن کے ابھری ہے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہے, اور اس بات کو تسلیم کیا. اگر سب سے زیادہ کاڈر کہیں ہیں وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو کاڈر ہے, سب سے زیادہ بیسک, سب سے زیادہ ایکٹیو ممبرز اگر ہے. اور آپ ووٹ شیئر کیجئے, کتنے بھارتیہ جنتا پارٹی کو کتنا ووٹ شیئر ملا اور ان کو کتنا ووٹ شیئر ملا. اور پارلیمنٹ الیکشن کی بات کروں گا, یہاں پہ 3 سیٹیں ہوتی ہے, 2 نیشنل کانفرنس نے لیے, تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں وہی کہہ رہا ہوں, آپ پارلیمنٹ الیکشن کی بات کیجئے, ان سب نے اتنے جتنے NC کے MPs ہیں ان سب نے ملا کے اتنے ووٹ نہیں لیے جتنا ہمارا MP ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے جتنے ووٹوں سے ڈیفیٹ دے دیے. اس کے برابر بھی انہوں نے ووٹ, ایک جس مارجن سے انہوں نے جیت حاصل کی اس کی 50% برابر بھی نہیں ووٹ. تو کیسے آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس سب سے بڑی پارٹی؟ ہاں وہ کبھی تھی, جب لوگ نہیں سمجھتے تھے, لوگ تب ایسے نکلتے تھے, اور آج لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خاندانی پارٹی, یہ فادر اینڈ سنز کی پارٹی ہے, اور لوگوں نے اس لیے اس پارٹی کو یہ اس حد تک پہنچایا کہ آج آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے یہ جو ڈیلیمیٹیشن اس میں ممبرشپ میں رکھا تھا, انہوں نے بولا کہ ہم اس میں کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. اس کے حوالے سے آپ کا دیکھیے, کانسٹیٹیوشنل جو انڈیا ایز پر انڈین کانسٹیٹیوشن جو سٹنگ MP آنریبل سٹنگ MP ہے وہ ڈیمولیشن کمیشن کا ممبر ہوتا ہے. جس طرح سے ہمارے 2 MPs ہے, آدرنی یہ ہمارے ڈاکٹر جتیندر سنگھ صاحب ہے اور جگل کشور شرما صاحب, وہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے, اور اسی طرح آنریبل جو MP ہے ڈاکٹر فاروق صاحب ہے اور حسن مسعودی, وہ اس کے ممبر ہو سکتی ہے. اب یہ الگ بات ہے. دیکھیں, نیشنل کانفرنس نے 70 سال تک یہی چلایا, لوگوں کو یہی گمراہ کر کے کہ ہم 370 ہٹنے نہیں دیں گے, اور اپنی جو نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ اپنا اپر ہینڈ رکھنے کے لیے 2022 تک بیان کیا تھا یہاں ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوگی, کیونکہ وہ چاہتے تھے جو کشمیر کا پلٹا ہے وہ ہمیشہ باری رہے اور جموں نیچے چلے رہے, کیونکہ ان کو پتا تھا جموں سے جو ووٹ آ رہے ہیں وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو آ رہے ہیں, وہ نیشنل لائن کو آ رہے ہیں, کیونکہ یہاں یہ دوسری باتیں بدلا دیتے, کبھی 370 پر, کبھی کسی پہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے. لیکن اب لوگ وہ بھی سمجھ رہے, اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کمیشن کو بین کیا. یہاں سسٹم چینج ہو گیا, کانسٹیٹیوشن اب ڈائریکٹلی جو پوری جموں کے یہ ملک میں ہوتا ہے وہ اب یہاں بھی ہوتا ہے, اور یہاں وہ ان کا چلا گیا, رنبیر پانڈی کوڈ وہ چلا گیا. اسی لیے اب کل تک جو لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, ہم وہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, آج کیسے وہ اس کو سپورٹ کریں گے؟ اپنے وجود کو بنانے کے لیے, تھوڑی سی جو بچی ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے آج تو ان کی مخالفت کرنی چاہیے. لیکن ایز پولیٹیکل پارٹی اگر وہ ڈیموکریسی پہ یقین رکھتے, اگر وہ چاہتے ہیں کہ جموں اور کشمیر 2 خطے ہیں, ان کو ایکولٹی ہونی چاہیے, تب ان کو آگے آ کے اس ڈیلیمیٹیشن کمیشن میں ان کو اپنا ہاتھ دینا چاہیے, تاکہ دونوں خطے جو ہے وہ یکساں ہو جائے. کچھ دنوں سے بہت سارے ریومرز چل رہے ہیں جموں کشمیر میں, کیونکہ یہ تو سچ ہوتا ہے کہ کبھی جب بھی یہاں پہ ریومرز چلے ہیں وہ سچ نکلتے ہیں. کچھ دن سے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ایڈوائزری کمیٹی بنے گی, 4 تاریخ کو سوتروں کے حوالے سے کچھ اوتھ سرمنی بھی ہے. تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس میں؟ اور خبر یہ بھی آئی ہے کہ آپ کو بھی کچھ عہدہ دیا جائے گا اس میں. دیکھیے, سب سے پہلے میں اس بات کو تردید کروں کہ ایسا کچھ نہیں ہے, اور جہاں تک میرا نام کھینچا جا رہا ہے, میں یہ افواہیں ہیں اور میں افواہوں پہ دھیان نہیں دیتا اور نہ ان کو سیریس لیتا. اور جہاں تک اب بات ہو رہی ہے کہ یہاں ایڈمنسٹریٹو کونسل بننے جا رہا ہے, اور کچھ لوگ یہاں تک کہ بخاری صاحب کو CM بنا رہے ہیں, لیکن پراویژن نہیں ہے, کہیں ایسا پراویژن ہے نہیں. ہاں, ایڈوائزری کونسل بن سکتا ہے, اس میں امپلیمنٹ کرنی ضروری ہے, اس کے بعد ہو سکتا ہے, لیکن CM تو یہ کہیں پراویژن نہیں ہے. اب دیکھیے ہوتا کیا ہے, اب اپنی پبلسٹی کے لیے
अपने आप को थोड़ा लेवल उठाने, क्योंकि जानते हैं सारे अंधकार में चले गए हैं, कहीं वजूद बचा नहीं है, पॉलिटिकल पार्टियों का वजूद नहीं बता, खुद ही एक प्लान के तहत प्रोपेगेंडा करके पहले इसको मीडिया के ज़रिए ऐसे कराते हैं कि मैं सीएम बनूंगा, यहाँ ये हो रहा, और फिर खुद तरदीद करते हैं। ये एक आसान सा इन्होंने सिस्टम रखा है, इसको पब्लिसिटी कहते हैं, कि जहाँ मकसद जो होता है वो ये है कि कहीं ना कहीं से ये लाइमलाइट में आ जाए, क्योंकि अब ये लाइमलाइट से तो हट चुके हैं लोग, इनके कारनामे जानते हैं लोग सारा इनका, इसलिए अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए ये पब्लिसिटी करते हैं। और जहाँ तक अब सीएम की बात करिए, मैं डंके की चोट पर कहता, यहाँ जो सीएम होगा वो भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा, वो न हिंदू होगा, न वो मुस्लिम होगा, न वो सिख, वो कॉन्स्टिट्यूशनली चुना जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी का। और हम सीएम को हिंदू मुस्लिम में बांटते नहीं है, हम सीएम एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, वो लोगों की जज्बातों का एहतराम करते हुए वो जिसको चुनेंगे वो यहाँ का सीएम होगा, और सीएम जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा। लेकिन आपकी जो जम्मू कश्मीर पार्टी के प्रेसिडेंट है, जो जम्मू में बैठते हैं आपके, जो मुखिया है आपके, वो तो डंके की चोट पे कहते हैं कि जो बीजेपी का होगा और हिंदू होगा और जम्मू के सीएम होंगे, और उन्होंने कल ये भी कहा कि ना बुखारी चलेगी ना कांगड़ी चलेगी। तो उसके हवाले से आपका क्या? देखिए, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, ठीक है, अध्यक्ष जी हमारे अध्यक्ष जी है, जो उन्होंने कहा मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। मैं फिर एक बार कहता हूँ, यहाँ चीफ मिनिस्टर जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। और मुझे बताइए किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हिंदू सीएम नहीं बन सकता है? अगर कश्मीर का मुसलमान बन सकता है, अगर गुलाम नबी आज़ाद जम्मू का बन सकता है, अगर कश्मीर के सीएम बन सकते हैं, एक बार जम्मू को चांस दीजिए ना, एक बार लाइए हिंदू सीएम, दे दिए एक बार हिंदू सीएम, देखते हैं वो क्या करेगा। क्योंकि हर एक को ये समझना चाहिए कि जो सीएम है, सीएम ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है और उसका ऑनर होता है और उसके सामने सब बराबर होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली तो ठीक है, लेकिन वो जो कहते हैं कि नहीं यही होना चाहिए, यही होगा, और वो कॉन्फिडेंशियली कहते हैं कि हाँ यही होगा। नहीं, उन्होंने कहा, कल भी मैं उनकी बात सुन रहा था, और हमारी आदरणीय हमारे प्रेसिडेंट है, उन्होंने कल भी कहा सीएम होगा तो भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा, और उसके लिए इलेक्शन हो चुकी। इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम की है, जो नरेंद्र मोदी जी ने काम की, उस बेस पे हम दावे के साथ कह रहे हैं कि इतना जो जन सपोर्ट आज भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, अगला सीएम भारतीय जनता पार्टी का होगा और भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा। तो ये जो आपका जो ये नाम चल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में आपको भी लाया जाएगा, किस हद तक ये सही है? मैं अल्ताफ ठाकुर हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक डिसिप्लिन्ड सिपाही हूँ, और सस्ती पब्लिसिटी में यकीन नहीं रखता। मैं अल्ताफ बुखारी साहब नहीं हूँ। तो अल्ताफ बुखारी साहब पब्लिसिटी करते हैं? मैंने कहा मैं अल्ताफ ठाकुर हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता, एक छोटा सा सिपाही, अल्ताफ बुखारी साहब नहीं हूँ। और मैं जानता हूँ कि मैं रूमर्स पे यकीन नहीं रखता हूँ, मैं इन पे कान नहीं रखता हूँ। अब क्या चाहते हैं आप? इलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे, या आप यही चाहते हैं अभी डिलिमिटेशन हो जाए, उसके बाद डोमिसाइल राइट आ गया, तो इसके हवाले से क्या? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, किसी हाल में भी, हर हाल में भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही एक अच्छी रिप्रेजेंटेटिव होती है, जो लोगों को रिप्रेजेंट करती, जिसमें सबसे ज़्यादा सुनवाई होती है, जहाँ तक लोगों की रीच होती है। ठीक है, पहले मलिक साहब, सत्यपाल मलिक साहब, उन्होंने बड़ी डेवलपमेंटल वर्क्स की, और यहाँ तक उनको लोग पीपल्स गवर्नर कहते थे। रात के 2-2 बजे वो फ़ोन कॉल उठाते। और उसके बाद आज मुरमुरे जी है, इन्होंने भी सारा जो इनका था उन्होंने डेवलपमेंट पे ही इशू दिया। और अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो जॉब पॉलिसी है उसके भी अब उन्होंने शुरू कर दिया। अब यहाँ वो प्रोसेस भी चलने लगी। लेकिन हर हाल में जिस तक रसाई होती है वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप से चुनी हुई गवर्नमेंट होती है। हम यही चाहते हैं, लिमिटेशन हो गई, प्रोसेस शुरू हो गई, लिमिटेशन ख़त्म होते ही यहाँ इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत के साथ जीत के अपना सीएम बनाएगी। और उस बेस पे हम ये कह सकते हैं, तब हमारा हमेशा यही मकसद रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए काम करे, गरीबों के काम के लिए। उसका मॉडल आपके सामने है कि देश के प्रधानमंत्री जो जन कल्याण स्कीम है, ज़्यादा उन पे ही ध्यान देते हैं, गरीबों की ध्यान देते हैं, और हमारी यही आइडियोलॉजी, हम यही लेके चलते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, आपने ये कहा कि कुछ ऐसे जो कानून है जो सेंट्रल में हुआ करते अब डायरेक्ट जम्मू कश्मीर में ये लागू किए जाएंगे, लेकिन आए रोज़ यहाँ पे पीडीडी एम्प्लॉयज़ है वो कहते हैं कि सारे कानून यहाँ पे नाफिज किए गए, लेकिन ये जो कानून है वहाँ पे कुछ और कानून है, पीडीडी जो डेलीवेजर्स है यहाँ पे कुछ और कानून है। और लास्ट मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने कहा कि सत्यपाल मलिक साहब
रात के 2-2 बजे कॉल्स रिसीव कर रहे थे। उस दिन कहाँ थे वो जब फैक्स किया गया था? तो उस दिन फैक्स मशीन ख़राब थी। मुझे लगता है पीडीपी की फैक्स मशीन उस दिन ख़राब थी क्योंकि सितारे गर्दिश में थे और फैक्स उनकी ख़राब थी। अब उनका हमेशा यही रहा है कि वो इल्ज़ाम दूसरों पे थोपते। और जहाँ तक आप डेलीवेजर्स की बात कर रहे हैं, देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये शुरू हो गया और हर जगह अब आवाज़ें आनी शुरू हो गई कि अब इंसाफ की बात हो रही है। अब जो सिस्टम पहले था उस सिस्टम से बिल्कुल चेंज है और अब सुनवाई हो रही है। अब 70 साल से जो यहाँ कोड पड़ा था, जो मर्ज यहाँ था, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है ठीक करने में। और जहाँ तक अभी आपने प्रोसेस देखी है, जितने भी डेलीवेजर्स है सीरियसली इस पे जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया सेंट्रल गवर्नमेंट पे देख रही है और हमारा यही उनसे कहना है कि बहुत जल्द आपके साथ भी इंसाफ होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। मैं इनको ये मैसेज देना चाहता हूँ। अल्ताफ़ साहब, यहाँ जो मतलब पूरी कंट्री की जो जीडीपी है वो अब बहुत नीचे आ रही है। पहले जब भाजपा सरकार में आई तो 5% से ज़्यादा जीडीपी, 5 पॉइंट कुछ थे, लेकिन अभी 3 पॉइंट पे जीडीपी आई है। तो कहाँ की तरफ हमारी जो कंट्री वो जा रही है? देखिए, आज भारत में ही नहीं, आज पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जो कोविड ने जो हाल मचा के रखा है, उस वजह से जो जीडीपी है वो थोड़ा सा नीचे आ गई। और वो ये नहीं है अमेरिका जो विकसित देश है, अमेरिका में ऐसा हुआ, ब्रिटेन में हुआ, इटली में हुआ, लेकिन उसमें भी देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस हालात में भी इतने बड़े पैकेज का ऐलान करना, ये अपने आप में दर्शाता है भारत मजबूत है, भारत मुस्तकम है। और भारत ने जो कहा है कि मैं विश्व गुरु बनने की उस दौड़ में वो लगभग कामयाब हो चुका है। आप इस बात को मान लीजिए, ग्रोथ भी बढ़ेगी, सब कुछ ठीक है। और वो दिन बहुत करीब आ रहे हैं कि जब भारत दुनिया का जो इस तरह नेतृत्व कर रहा है कि जैसे आपने देखा कि इस कोविड में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया को रास्ता दिखाया। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की बात की और जो दुनिया उसको फॉलो कर रहा है, उन्होंने लॉकडाउन की बात की, दुनिया उसको फॉलो कर रहा है और दुनिया ने माना। यहाँ तक कि ट्रंप साहब हो, पुतिन साहब हो, सब ने इस बात को माना और ये मान के चले हैं कि भारत अब विश्व गुरु बनने की कगार पे जो कदम रखा था वो बहुत जल्द आ रहा है और नरेंद्र मोदी जी ही इस विश्व की कमान संभालेंगे और भारत देश की जो जीडीपी वो भी बहुत आगे बढ़ जाएगी। अल्ताफ़ साहब, क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। अभी जो बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा टेंस है चाइना के साथ, बहुत ज़्यादा टेंस है क्योंकि कुछ रियलिटी सामने नहीं आती है। तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है उसमें? देखिए, चाइना से के साथ जो LAC पे जो लाइन ऑफ जो एक्चुअल कंट्रोल है, ये सबको पता है कि आज पहली बार नहीं हो रहा है। ये लगभग साल में 1-2 बार तो चाइना और इंडिया के दरमियान ये होता ही रहता है। चाइना बहुत आगे, लेकिन नहीं, ये बात गलत मैसेज है। जो बीच में पुल है, चाइना अभी भी उसी हद में, अपनी हद में, और इंडिया है बीच में जो पुल है अभी पार नहीं किया और भारत आज की बार पार कर नहीं देगा। वो हालात आप देख चुके हैं कि अब चाइना कह रहा है कि हालात ठीक ठाक है क्योंकि चाइना जानता है वो भारत नहीं है। आज भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश की कमान संभाल रहे, जिसने दो सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर घुस के मारा और भारत की जो स्टेट की जो इमेज है वो चेंज हो गई है। भारत अंदर घुस के मारने वालों देशों में ये चाइना भी जानता है और भारत को कैसे अपनी सरहदों की हिफाजत करना है वो अच्छी तरह से जानता है। भारत आज सक्षम है हर उस कार्रवाई का जवाब देने जो भारत की तरफ बुरी नज़र से देखा। इसलिए विश्व के साथ साथ चाइना भी ये समझता है छोटी छोटी जो इश्यूज़ होते हैं ये बार बार आज पहली बार नहीं हुए, पहले भी हुए थे, लेकिन आज मोदी जी है तो हमें सुकून है, हम खुश हैं कि देश मजबूत हाथों में है और देश की रखवाली के लिए जो चौकीदार है वो जानता है कि मुझे देश की रखवाली कैसे करनी है। कल लास्ट डे है लॉकडाउन 4 का, जो पीएम मोदी ने एक संदेश दिया था, सबों ने उस पर अमल किया। कल लास्ट दिन है उसका। तो आपको क्या लग रहा है, लॉकडाउन को एक्सटेंड करना चाहिए या यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए लोगों को? देखिए, जहाँ तक लॉकडाउन 3 तक जो था, सारे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी प्रधानमंत्री जी की कॉल पे लब्बैक करके इसको आगे बढ़ाया क्योंकि जानते हैं, क्योंकि उन्होंने जो बात कही, उन्होंने लोगों की सेहत की बात की। मोदी जी ने कहा कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग तो उन्होंने देश के सामने ही नहीं पूरी विश्व के सामने रखी और उन्होंने यही कहा कि पहले अपने आप को बचाइए क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो अनदेखा दुश्मन है, कब किसको लग जाए पता नहीं। इसलिए उन्होंने कुछ फार्मूले दिए थे और आज की सिचुएशन जो है मैं समझता हूँ कि अभी जम्मू कश्मीर में बात करूँ, जम्मू कश्मीर में भी जो है रेट वो बढ़ रही है और इंडिया में भी बढ़ रही है। मुझे लगता है हम लोगों को ये फैसला करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कल
تو دیش یا آج دیش کو سمبودھت کریں گی, کل من کی بات ہے اس میں بھی وہ کہیں گے کیا کیا. لیکن مجھے لگتا ہے ہمیں پرکاش نہیں چاہیے, ایک راستہ جو مودی جی نے دے دیا ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے, اور ہمیں خود ہی آج پرکاش نہیں, کیونکہ دشمن چھپا ہوا بھی ہے اور ایک لمبی لڑائی ہے, یہ 10-15 دن میں جانے والا نہیں ہے. میں جہاں تک میری رائے ہے مجھے لگتا ہے کہ ابھی لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے, اور اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے, تاکہ جو یہ کمیونٹی ٹرانسمیشن ہے یہ رک جائے. شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. یہ تھے ہمارے ساتھ مسٹر الطاف ٹھاکر صاحب, جن سے ابھی ہم نے بات کیا ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے, اور جو رومرز پھیل رہے تھے اس کے حوالے سے, تو ان نے صاف منع کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, کوئی سی ایم الیکشن سے پہلے کوئی سی ایم نہیں بنے گا. کیمرہ مین ساحل میر کے ساتھ میں عاقب ڈار, ینگ بائٹ, سری نگر.